नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं कुलदीप सिंह जादव स्वागत करता हूं आपका DR जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों जी हाँ बच्चों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की एक शानदार श्रृंखला। और इस श्रृंखला में बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के डेजर्ट यानी मरुस्थलीय प्रदेश। किस तरह से राजस्थान में इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, किस तरह से ये मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, इन सब का बड़े विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए हमारी क्लास के साथ और आनंद लीजिए इस क्लास का, जो है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं राजस्थान के मरुस्थलों के संदर्भ में क्या बात है। मैं एजुकेटर कुलदीप जादव राजस्थान ज्योग्राफी की इस PPT के रूप में आपको एक सुपर फास्ट क्रैश कोर्स के रूप में आपको लेकर आया हूँ और आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा मैं। ठीक है, हम ये चल रही है बच्चों हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं राजस्थान के मरुस्थलों के बारे में। बच्चों जो ये हमारा राजस्थान है, मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ एक। जो हमारा ये राजस्थान है, इस राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। कौन सा भाग? राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करने की बात है। ये देखिए जरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश को हम यहाँ पर थोड़ा सा और मेंशन करेंगे। देखिए जरा, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा मरुस्थल है। ये पूरा मरुस्थल है। ठीक है भाई, ये कैसा मतलब क्या है? ये पूरा मरुस्थलीय भाग है, पूरा मरुस्थलीय, ये पूरा मरुस्थल। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, ये पूरा मरुस्थलीय भाग है। और इस मरुस्थल के हमने किए बच्चों कितने टुकड़े? 2 टुकड़े किए। थोड़ा सा और फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ये इसके हमने 2 भाग किए। ये तो कहलाता है बच्चों शुष्क मरुस्थल यानी ड्राई डेजर्ट। ये वाला भाग कहलाता है बच्चों अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये मरुस्थल के 2 भाग हैं, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। बच्चों ये जो शुष्क मरुस्थल है ना, ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का भाग है, ये वाला भाग। और ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है ये 25 से 50, इधर 25 है इधर 50 है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का भाग है। इसको भी जरा थोड़ा मेंशन कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर एक वर्षा रेखा गुजरेगी इधर, इसका नाम होगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो मरुस्थल के पूर्व से गुजरती है, अरावली के पश्चिम से गुजरती है। यहाँ पर जो वर्षा रेखा गुजरेगी उसका नाम है 0 डिग्री। कौन सा? 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये 50, तो 0 से 50 हो गया। और ये बीच से जो गुजरेगी ये होगी बच्चों 25 सेंटीमीटर, तो ये होगी 25 वर्षा रेखा। तो बच्चों इस तरह से 0 से 25 और 25 से 50 ये 2 भाग हो गए। 0 से 25 शुष्क है और 25 से 50 अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो इस तरह से 2 पार्टों में ये देखने को हमें को मिलेगा, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों इसके बारे में, तो रीडिंग कर लेते हैं। देखिए जरा क्या क्या बातें हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस मरुस्थल का निर्माण पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः यह सूखा प्रभाव है। ध्यान रखना बच्चों, तापमान से संबंध नहीं है इसका, संबंध किससे? वर्षा से। किससे संबंध है इसका? वर्षा से। इस मरुस्थल पूर्वी अफ्रीकन मरुस्थल का भाग है। जो अफ्रीकन मरुस्थल है ना, उसी का भाग माना जाता है ये हमारा मरुस्थल। इसको हम बच्चों थार का मरुस्थल भी कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल। तो ये जो आपको मानचित्र में दिख रहा है ये है बच्चों राजस्थान का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जो कि शुष्क और अशुष्क भागों में फैला हुआ है। 0 से 25 शुष्क और 25 से 50 अर्धशुष्क मरुस्थल है।
इस शुष्क मरुस्थल में दो भाग होंगे, एक वो भाग जहां रेत के टीले नहीं हैं, एक और वो भाग जहां रेत के बहुत सारे टीले हैं। दूसरा वो भाग अर्धशुष्क का, जहां पर घग्गर नदी का क्षेत्र है, जहां शेखावाटी है, जहां नागौरी उच्च भूमि है और जहां लूनी नदी का बेसिन है। तो इस तरह से चार भाग हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से चार भाग हो जाएंगे? ये वाला भाग हो जाएगा बच्चों घग्गर बेसिन। मैं चलो इसको लिख ही देता हूं बच्चों। घग्गर नदी का बेसिन, घग्गर नदी का क्षेत्र, ये एरिया कहलाएगा शेखावाटी। शेखावाटी। ये एरिया कहलाएगा नागौरी। नागौरी उच्च भूमि। और ये एरिया कहलाएगा लूणी। लूणी नदी का बेसिन। ये लूणी नदी का बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, ये शेखावाटी प्रदेश है और ये घग्गर। ये चारों किसके भाग हैं? ये चारों हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग। जबकि शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहाँ रेत के टीले नहीं हैं, यहाँ चट्टाने चट्टाने हैं, और वो भाग जहाँ बहुत सारे रेत के टीले नजर आएंगे। तो इस तरह से इस पूरे भाग को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं बच्चों आगे। विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर किसी डेजर्ट में मिलती है बच्चों, तो वो कौन सा डेजर्ट है? थार का डेजर्ट। तो राजस्थान में जो थार का डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला माना जाता है। इस बात को भी अपन को यहाँ ध्यान रखना है बच्चों। ये मरुस्थल भारत में पाकिस्तान दो में फैला हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान दो में फैला हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। तो जरा मैं एक भारत के मानचित्र में इस मरुस्थल को बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ किस तरह से भारत के मानचित्र में ये नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भारत है। ये भारत हो गया और भारत में ये मरुस्थल फैला हुआ है इधर गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद पंजाब में, थोड़ा सा एरिया हरियाणा। ठीक है, इसी प्रकार से पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ये फैला हुआ है इधर और ये फैला हुआ है इधर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फैला हुआ है। जी बच्चों, तो ये जो है यहाँ पर ये फैला हुआ है इस तरह से। मैं इसको लिखूं एक बार तो आप देखना जरा गौर से, इस तरह से स्थिति बनेगी। ये तो है गुजरात, तो भारत के ये चार राज्यों में फैला हुआ है। ये है राजस्थान, ये है हरियाणा और ये है पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात चार राज्यों में फैला हुआ है मरुस्थल। पाकिस्तान के दो राज्यों में फैला हुआ है, एक तो राज्य है पंजाब
और एक राज्य है सिंध। पंजाब और सिंध राज्य जो हैं वो तो पाकिस्तान के हो गए और अपने 4 हो गए। अब इन 6 में टोटल 2 उधर 4 इधर 6 हो गए। अब इन 6 में सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में। देखो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है ना। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, ये जो मरुस्थल दिख रहा है ना राजस्थान के मानचित्र में, मैं इसको और अच्छी तरह से मेंशन कर देता हूँ। देखो ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये पूरा मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब बच्चों ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये संपूर्ण राजस्थान के 61.11% भाग पर है। कितने भाग पर है? 61.11% भाग पर। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है, तो क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%। बच्चों किसका अवशेष है? ये 33 सागर का अवशेष है। तो ये जो मरुस्थल है ना, ये पूरे राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला है बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ पर है ना पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है इस एरिया में। 60% जनसंख्या इस यहाँ रहेगी और 40% जनसंख्या मरुस्थल में रहती है अकेले अकेले। बच्चों बात करें यहाँ पर अवशेष, तो बच्चों किसका अवशेष है? 33 सागर। यहाँ एक समुद्र हुआ करता था, इसको 33 सागर कहते थे, 33 सागर का अवशेष है। बच्चों यहाँ पर बलुई रेतीली मिट्टी मिलती है, यानी बलुई मिट्टी मिलती है। चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर अवसादी प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी। कैसी चट्टानें मिलेंगी? अवसादी प्रकार की चट्टानें। वर्षा की बात करें तो यहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है। तो कैसी वर्षा होती है यहाँ पर? 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलेगी। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर ड्राई और सेमी ड्राई जलवायु देखने को मिलेगी। शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो मरुस्थल है ना, इस मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है बच्चों। कैसे वर्षा कम होती है? 0 से 25, 25 से 50, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। अतः यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी नहीं है। कैसी है? ड्राई है, ड्राई ड्राई का क्लाइमेट, ड्राई और सेमी ड्राई। ढाल कैसा है बच्चों? ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो जरा, उत्तर पूर्व से, ये जो उत्तर पूर्व है ना, उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी नदियां यूं जा रही हैं इधर ऐसे। तो ढाल है इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल नजर आता है इसका। ठीक है, बात करें ढाल के बाद लंबाई। बच्चों ये जो है ये 650, ये 650 किलोमीटर लंबा, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है 350। तो ये 350 किलोमीटर चौड़ा, 650 किलोमीटर लंबा, और औसत 300 मीटर, और औसत इसकी जो एवरेज हाइट है ये 300 मीटर है। तो औसत ऊंचाई 300 मीटर है, 330 किलोमीटर चौड़ाई है, और लंबाई है 650। इस तरह से स्थिति इसकी नजर आती है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बच्चों इस ये मरुस्थल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टिक लगा लेने इस बात को। आज के लिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी पूरे राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला है। यहाँ 40% जनसंख्या रहती है, रेतीली बलुई मिट्टी है, 0 से 50 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ पर शुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है। 33 सागर का अवशेष है, उत्तर पैलेस्टीन काल में इसका निर्माण हुआ। ये भी लिख देता हूँ, यह मरुस्थल उत्तर पैलेस्टोसीन काल में बना। तो उत्तर पैलेस्टोसीन काल में ये मरुस्थल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? उत्तर पैलेस्टोसीन काल में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठीक है भाई। बच्चों ये जो आपको मरुस्थल दिख रहा है ना, मरुस्थल के भाग देखते हैं। देखो ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में जो पश्चिम वाला भाग है ये आपको मरुस्थल दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये मरुस्थल है। अब देखो मरुस्थल के दो भाग हैं, एक तो ये भाग, इसे तो हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल का वो भाग जहाँ बालू का स्तूप युक्त, यानी जहाँ रेत के टीले हैं,
और वो भाग जहाँ रेत के टीले नहीं है। तो यहाँ तो रेत के टीले नहीं है और इधर रेत के टीले हैं, और इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? इन दोनों भागों को कहते हैं शुष्क मरुस्थल। ये कहलाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल जो है उसमें घग्गर बेसिन आएगा, शेखावटी आएगा, नागौरी भूमि आएगा और लूनी नदी का क्षेत्र आएगा। ये चार भाग, तो ये चार भाग जो हैं ये अर्धशुष्क मरुस्थल में आते हैं और ये दो भाग जो हैं वो शुष्क मरुस्थल में नजर आते हैं। ठीक है भाई। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन सी सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने? 25। ये बात मैंने आपको बता दी थी। तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के वाला भाग को क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? शुष्क मरुस्थल। ये मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, दक्षिण चूरू और अनूपगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो एक राजस्थान का मानचित्र बना ही लिया जाए और उस मानचित्र में इस शुष्क मरुस्थल को दिखाई दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा भाई सबके लिए। तो ये अपना हो गया राजस्थान। इस राजस्थान में ये हो गया मरुस्थल, और इस मरुस्थल में बच्चों ध्यान देना मेरी बात को, ये वाला जो भाग है ये भाग है शुष्क मरुस्थल। ये कौन सा भाग है? शुष्क मरुस्थल। ये पूरा शुष्क मरुस्थल बना दिया मैंने। ये शुष्क मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला है देख लो जरा, लिखते हैं इसके बारे में। ये है बच्चों जैसलमेर में, बाड़मेर में, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, दक्षिण चूरू, ये बच्चों सबसे फेमस फेमस जिले हैं शुष्क मरुस्थल के। और यहाँ फलौदी भी आ जाएगा। इधर आ जाएगा फलौदी। तो बच्चों ये वो जिले हैं जो कि नजर आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बालोतरा, ठीक है, दक्षिणी चूरू। तो ये यहाँ फैले हुए हैं इधर इस क्षेत्र में। बालोतरा, हाँ बिल्कुल सही है। शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल के भी कितने भाग हैं? दो भाग। एक तो शुष्क मरुस्थल का वो भाग है बच्चों जहां पर रेत के टीले नहीं है। शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां रेत के टीले नहीं है वो क्या कहलाएगा? तो बच्चों वो भाग कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ रेत के टीले नहीं हैं। चट्टानी प्रदेश क्या है बच्चों? इधर चट्टाने हैं। तो बच्चों ये चट्टानी प्रदेश कहलाता है। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना ये जो एरिया है ना जहाँ पे चट्टाने ही चट्टाने हैं ये शुष्क मरुस्थल के 41.50% भाग पर है। यानी 41.5% भाग पर है। कितने परसेंट भाग पर? 41.5। तो ये 41.5% भाग पर नजर आता है। कौन सा प्रदेश? ये वाला प्रदेश जो कि है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ये जो एरिया है ये एक चट्टानी प्रदेश है और ये पूरे सूखे मरुस्थल के, शुष्क मरुस्थल के 41% भाग पर, ये जो है ना इसमें से ये वाला एरिया
ये है ये उल्टे त्रिभुज वाला। ठीक है, ये एरिया है। ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ पर चट्टाने नहीं है, रेत के टीले, यहाँ पर रेत रेत नहीं है, चट्टाने ही चट्टाने हैं। यहाँ रेत के टीलों का अभाव है, अर्थात चट्टान इसकी अधिकता पाई जाती है। इसे चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। क्या कौन सा प्रदेश कहते हैं इसको? चट्टानी प्रदेश कहते हैं। ये देखो बना रखा है मैंने। इस चट्टानी प्रदेश का अध्ययन निम्न प्रकार है। जरा देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ बनाया हुआ है। देखिए बच्चों जरा, ये मैंने इधर है जैसलमेर, जैसलमेर में जगह पड़ती है पोखरण। इधर बनाया हुआ है मैंने फलौदी, और इधर बनाया हुआ है मैंने बालोतरा। तो जैसलमेर से बालोतरा होते हुए फलौदी, या जैसलमेर से फलौदी होते हुए बालोतरा, ये उल्टे त्रिभुज की आकृति वाला क्षेत्र है। ध्यान रखना बच्चों, इस उल्टे त्रिभुज की आकृति वाले क्षेत्र को बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी चट्टानी प्रदेश। इसे ही हम कहते हैं हममादा। क्या कहते हैं? हममादा। बच्चों जो ये हममादा है ना, हममादा, इस हममादा के पूर्व में देखो, यहाँ पर रेत के टीले भी हैं और यहाँ पर कंकड़ पत्थर भी हैं। रेत के टीले भी हैं, कंकड़ पत्थर भी हैं, अर्थात रेतीला और पथरीला। तो रेतीला और पथरीला जो क्षेत्र होता है ना, उसे इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्ग। तो बताओ इर्ग क्या है? इर्ग रेतीला और पथरीला मरुस्थल है, जिसका विस्तार फलौदी से लेकर बालोतरा के बीच में है। तो फलौदी से बालोतरा के बीच का जो भाग है वो इर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? इर्ग। बच्चों इसी इर्ग से होकर कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इर्ग से होकर गुजरती है। अब देखो जरा, इस बालोतरा से लेकर जैसलमेर, जब अपन बालोतरा से जैसलमेर जाएंगे, जब बालोतरा से जैसलमेर जाएंगे तो यहाँ पर केवल रेतीला मरुस्थल मिलेगा, रेत ही रेत। तो रेतीले मरुस्थल को कहते हैं रेग। क्या कहते हैं? रेग। तो ये तो है रेग और ये है इर्ग, और ये पूरा एरिया हममादा। यानी आप ऐसे बोलना है इसको कि वह भाग जहां रेत के टीलों की अधिकता है वो तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाएगा, और वह भाग जहां रेत के टीले नहीं है वो कहलाएगा मुक्त प्रदेश, यानी चट्टानी प्रदेश। क्योंकि रेत नहीं है तो क्या है? चट्टाने। और इसी को क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? हममादा। हममादा के पूर्व में क्या है? इर्ग, और पश्चिम में क्या है? रेग। इर्ग का मतलब रेतीला और पथरीला, और रेग का मतलब केवल रेतीला। बच्चों जैसलमेर में पोखरण जो है ना, वहां पर कुछ चट्टाने हैं, पहाड़ियां हैं, जिनका जो अवशिष्ट प्रकार की पहाड़ियां हैं। तो अवशिष्ट प्रकार की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है मगरा की पहाड़ी, और इसी मगरा की पहाड़ी को हम कह सकते हैं त्रिकूट पहाड़ी। तो जो त्रिकूट पहाड़ी है ना बच्चों, त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जैसलमेर का दुर्ग, जिसको राव जैसल सिंह भाटी ने बनवाया था। जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है जिसको राव जैसल सिंह भाटी ने बनवाया था। ठीक है, इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो राव जैसल सिंह भाटी ने दुर्ग बनवाया था, जैसलमेर का दुर्ग, और ये बना हुआ है त्रिकूट पहाड़ी पर। और त्रिकूट पहाड़ी एक प्रकार की अवशिष्ट प्रकार की मगरा प्रकार की पहाड़ी है, जो कि जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। तो बच्चों ये चट्टानी भाग है जिसका अध्ययन मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुलना हो जाएगी। यहाँ पर लिख रखा है त्रिकूट पर्वत, और अभी मैंने आपको बताया त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर, त्रिकूट पहाड़ी तो जैसलमेर में है। और ये वाला ठीक है, तो कर देंगे 1 घंटे। ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसी समय बंद कर देंगे। तो त्रिकूट देखो, अब यहाँ पर दो तुलना हो जाएगी बच्चों। त्रिकूट अगर पहाड़ी पूछे आपसे तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। और त्रिकूट पर्वत कहाँ पर है? करौली। त्रिकूट पर्वत तो है करौली में, और त्रिकूट पहाड़ी है जैसलमेर में। बच्चों कैला देवी का मंदिर है यहाँ पर। तो कैला देवी का मंदिर जो है वो त्रिकूट पर्वत पर है, करौली में। ध्यान रखना, तुलना हो गई। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है, और त्रिकूट पर्वत पर करौली पर कैला देवी का मंदिर है, जहां पर लांगुरिया नामक गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं बच्चों? लांगुरिया, लांगुरिया नामक गीत गाए जाते हैं इस पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
बच्चों यहीं पर एक भूगर्भ जल पट्टी मिली है। कौन सी जल पट्टी मिली है? भूगर्भ। यहाँ गोडावण पक्षियों की प्रजनन स्थली है। इस भूगर्भ जल पट्टी के आसपास जो सेवण घास है ना, सेवण घास के क्षेत्र को नकलिस्तान, मिराज या ओएसिस कहते हैं। बच्चों इन्हीं चट्टानों के पास सेवण घास या हाथी घास मिली है। इन्हीं चट्टानों के पास इस सेवण घास में गोडावण पक्षी रहते हैं और इस गोडावण पक्षी सेवण घास जहाँ मिली है उस क्षेत्र को नकलिस्तान, ओएसिस या मिराज भी कहते हैं। ठीक है, देखो जरा ये चित्र बना रखा है मैंने। ये तो है बच्चों पोखरण और उधर है मोहनगढ़। तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भ जल पट्टी मिली है। कौन सी जल पट्टी मिली है? भूगर्भ। मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के बीच में एक भूगर्भ में जल पट्टी मिली है जिसे लाठी गांव में मिली है। लाठी सीरीज कहते हैं। ये प्राचीन काल में सरस्वती नदी का मार्ग कहलाता है। इसके उत्तर में सेवण घास मिली है। सेवण घास का क्षेत्र कहलाता है ओएसिस मिराज। क्या कहलाता है? ओएसिस या मिराज। इसी सेवण घास में, यहां पर सेवण घास लिख देता हूं मैं। ये कौन सी घास है? सेवण। सेवण घास को कहते हैं गोडावण पक्षियों की प्रजनन स्थली। बच्चों जो हम सेवण घास को काट देते हैं तो सेवण घास का कटा हुआ नाम क्या कहलाता है? लिलोण घास। बच्चों इसी पोखरण के पास एक चांदन नलकूप मिला है। चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। ये मीठे पानी का स्रोत है और यह 2.5 लाख लीटर पानी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो बच्चों थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। कहाँ मिला है? जैसलमेर में मिला है। किसके पास? लाठी सीरीज के पास। लाठी सीरीज किसके लिए फेमस है? भूगर्भ जल पट्टी के लिए। कौन सी नदी के लिए? सरस्वती नदी। इसके उत्तर में कौन सी घास मिली है? सेवण घास। सेवण घास किसके लिए फेमस है? गोडावण पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इनको जरूर। बच्चों इसी जगह जहां चट्टाने हैं ना, वहां पर 18 से 20 करोड़ साल पुराने जुरासिक काल के विशालकाय जीव की हड्डियां मिली हैं। यानी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। और जिस जगह मिली हैं वो है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। जैसलमेर में 2 गांव है जहां पर ये मिली है। ये हो गया राजस्थान का मानचित्र। और इस राजस्थान के मानचित्र में यहां पर 2 गांव हैं। तो आकल गांव और एक है सुदासरी गांव। तो आकल गांव और सुदासरी गांव ये जैसलमेर में है। यहां मिले हैं डायनासोर की हड्डियां। जैसलमेर का आकल गांव और सुदासरी गांव जो है वो डायनासोर के जीवाश्म के लिए, फॉसिल्स के लिए बड़ा फेमस है, जो कि 18 से 20 करोड़ साल पुराने अवशेष हैं जुरासिक काल के। अब हम आ गए बच्चों दूसरे भाग पर। दूसरा भाग यानी बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बच्चों ये वो भाग है जहां पर रेत के टीले ही टीले हैं और ये पूरे सूखे मरुस्थल के 58.5% भाग पर है। तो यह रेतीला मरुस्थल भी कहलाता है और यह शुष्क मरुस्थल के 58.5% भाग पर फैला है। यहाँ पाए जाने वाले रेत के टीले इस प्रकार हैं। तो बच्चों शुष्क मरुस्थल में कौन कौन से रेत के टीले हैं, इनका अध्ययन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, इस बात को यहाँ थोड़ा ध्यान देना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहला है बच्चों महान मरुस्थली। ये जो आपको राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है ना, इस राजस्थान के मानचित्र में जो आपको ये बॉर्डर दिख रही है, ये भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर। बच्चों इस बॉर्डर पे जो रेत के टीले हैं ना, जिस जगह, उस जगह को कहते हैं महान मरुस्थली। कौन सी मरुस्थली? महान मरुस्थली। तो महान मरुस्थली क्या है? महान मरुस्थली भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर का वो भाग है जहां रेत के टीले टीले हैं। तो बिल्कुल जो बॉर्डर वाला भाग है ना, उस बॉर्डर वाले भाग को कहते हैं महान मरुस्थली। तो बॉर्डर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? महान मरुस्थली कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये बॉर्डर वाला जो भाग है ये भाग कहलाता है महान मरुस्थली। देखो
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप फैला हुआ रेतीला भाग, यह मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में बिल्कुल बॉर्डर वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं मान मरुस्थली। अब अगला है बच्चों धोरे या दरियन। क्या है? धोरे या दरियन। तो प्रश्न उठेगा कि सर ये धोरे दरियन क्या होते हैं? धोरे और दरियन क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, मरुस्थल में जो बड़े बड़े आकार के रेत के टीले हैं ना, मरुस्थल में जो बड़े बड़े आकार के रेत के टीले हैं, इन बड़े बड़े आकार के रेत के टीलों को कहते हैं धोरे या दरियन। ठीक है। मरुस्थल में बड़े बड़े आकार के रेत के टीले ये कहलाते हैं धोरे। ये कहलाते हैं धोरे। बड़े बड़े आकार के सैंड रेत के टीले। तो बड़े बड़े आकार के रेत के टीले क्या कहलाते हैं? धोरे। तो मरुस्थल में फैले बड़े बड़े आकार के रेत के टीले धोरे कहलाते हैं। जैसलमेर में इन्हें स्थानीय भाषा में दरियन भी कहते हैं। तो बच्चों इन्हीं टीलों को दरियन भी कहा जाता है जैसलमेर में स्थानीय भाषा में। ठीक है, इस बात को भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। बच्चों एक प्रसिद्ध कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी एक रचना लिखी थी धरती धौरारी। तो धरती धौरारी का मतलब धौरे यानी टीलों की धरती, वीरों की धरती, मरु की धरती, मरुधरा की धरती। तो इन्होंने पूरे राजस्थान की वीर गाथाओं का वर्णन किया है इसमें कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाओं को भी यहाँ पर लिखा गया है। एक रचना है जिसका नाम है पीतल और पातल, और एक रचना है लीलटास। तो लीलटास, पीतल पातल, धरती धौरारी, ये कुछ फेमस रचनाएं हैं इसकी कन्हैयालाल सेठिया जी की। तो इस बात को भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। पीतल पातल, धरती धौरारी, ठीक है, और लीलटास, ये कन्हैयालाल सेठिया की फेमस रचनाएं मानी जाती हैं। तो मरुस्थल में बड़े बड़े रेत के टीले क्या कहलाते हैं? धोरे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर महान मरुस्थली। देखो बच्चों अगला है नेवका या लुनेट। प्रश्न उठेगा सर ये क्या होते हैं नेवका या लुनेट? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा मरुस्थल है ना, मरुस्थल में जो वनस्पति है झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों के समीप बनने वाले छोटे छोटे रेत के टीले, तो मरुस्थल में जो झाड़ियां हैं उनके पास बनने वाले छोटे रेत के टीले क्या कहलाते हैं? ये छोटे रेत के टीले कहलाते हैं बच्चों नेवका। इनको लुनेट भी कहते हैं या सब्र काफिस भी कहा जाता है। ठीक है। सब्र काफिज भी कहते हैं टीलों को। मरुस्थल में तेज पवन के चलने के कारण झाड़ियों के पास बने छोटे आकार के रेत के टीले नेवका कहलाते हैं। और ये जोधपुर और फलौदी में ज्यादा मिलते हैं। तो फलौदी और जोधपुर में मिलते हैं। जैसे मान लो देखो ये मरुस्थल है, ये झाड़ी है, तो झाड़ी के पास जो झाड़ी है इसके पास ये टीले बने हैं, क्योंकि हवा इधर से चली है तो इससे टकराई है, हवा तो निकल गई, रेत यहीं गिर गई, यहीं गिर गई, तो टीले बन गए। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास बने छोटे आकार के रेत के टीले जो तेज हवा के चलने से बनते हैं वो कहलाते हैं नेवका, लुनेट या सब्र काफिस। तो छोटे टीले तो कहलाते हैं बच्चों नेवका, और बड़े टीले कहलाते हैं धोरे, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहलाते हैं वो क्या नाम है, महान मरुस्थली। तीन बातें मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखो बच्चों उर्मिका। उर्मिका क्या होती है? बच्चों जो मरुस्थल होते हैं ना, मरुस्थल में जो रेत के टीले हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, उन रेत के टीलों के ऊपर, रेत के टीलों के ऊपर जो पतली परत होती है ना, लहरदार परत, उसे कहते हैं क्या? उर्मिका। क्या कहते हैं? उर्मिका। तो मरुस्थल में रेत के टीलों के ऊपर फैली पतली लहरदार रेत की परत क्या कहलाती है? उर्मिका कहलाती है। जैसे रेत का टीला है, इस टीले के ऊपर ऐसी लहरदार परत होती है, ऐसे लहरदार परत है। तो ये जो लहरदार परत है ना, ये कहलाती है उर्मिका। तो मरुस्थल में छोटे व बड़े आकार के रेत के टीलों के ऊपर फैली पतली लहरदार रेत की परत उर्मिका कहलाती है। अगला है तारानुमा। देखो मरुस्थल में बीच में कोई पहाड़ी हो और चारों तरफ रेत के टीले हों तो कहलाता है तारानुमा रेत स्तूप। ठीक है। तो मरुस्थल में पहाड़ियों के चारों तरफ बने रेत के टीले जो पवन प्रवाह के कारण मार्ग में परिवर्तन से बनते हैं, ठीक है, तारे के समान कहलाते हैं।
या फिर ऐसे कह सकते हो ये कोई बड़ा सा रेत का टीला जो इस तरफ भी फैल गया, इधर भी फैल गया, इधर भी फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है। तो जब कोई रेत का टीला चारों दिशाओं में फैल जाए तो कहलाता है स्टार्ट सैंड ड्यून्स, तारानुमा बालू का स्तूप। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप या अवरोधक बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? अवरोधक। ठीक है भाई। हाँ देखो ये बड़े बड़े टीले हैं, बड़े टीलों के बीच में बन गया छोटा छोटा टीला। तो मरुस्थल में बड़े टीलों के बीच में कोई छोटा टीला बन जाए, ये बड़े बड़े टीलों के बीच में कोई छोटा टीला आ जाए, छोटा टीला, तो ये कहलाता है बच्चों क्या? ये कहलाता है अवरोधक। अवरोध पैदा हो गया। नेटवर्क कैसे बन गया? ये दोनों टीले आपस में इसके माध्यम से जुड़ गए, तो ये नेटवर्क आ गया, नेटवर्क। मरुस्थल में तेज हवा के चलने के कारण बड़े बड़े टीलों के बीच में बने छोटे छोटे आकार के टीले जो बड़े टीलों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, इन्हें कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क बालू का स्तूप क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े टीलों के बीच में छोटे छोटे टीले बन गए और ये टीले सभी टीलों को आपस में जोड़ते हैं, नेटवर्क बना देते हैं। ये हो गए नेटवर्क बालू का स्तूप। रेखीय लहरदार लाइनर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? लाइनर। देखिए बच्चों लाइनर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मरुस्थल में फैले ऐसे रेत के टीले, कैसे रेत के टीले? जो लगातार एक क्रम में फैले हैं। देखो जैसे यूं फैले हुए हैं, ये टीला, ये टीला, ये टीला, ये टीला, ये लगातार फैले हैं टीले। जो हवा चलेगी ना तो हवा इन टीलों के बिल्कुल पैरेलल चलेगी, यूं समांतर जाएगी हवा। ठीक है। तो होता क्या है कि भाई लगातार एक क्रम में फैले लहरदार रेत के टीले, और बच्चों इन टीलों के बीच में जो रास्ता है ना, ये रास्ता, इस रास्ते को कहते हैं कारवा या गासी। ये ऊंटों के आने जाने का मार्ग है। तो मरुस्थल में फैले रेत के टीले जो लहरदार आकृति में हैं, जो लगातार एक क्रम में फैले हुए हैं और इनके बीच में रास्ते बन गए, इन रास्तों को कहते हैं कारवा या गासी। क्या कहते हैं? कारवा या गासी। तो मरुस्थल में फैले लहरदार रेत के टीले जो लगातार एक क्रम में फैले हुए हैं और इनके बीच में जो रास्ते बनते हैं, उन रास्तों से ऊंट आते जाते हैं, बीएसएफ के जो जवान है वो आते जाते हैं, और इन रास्तों को कारवा या गासी कहते हैं ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान। उसके बाद बरखान क्या होते हैं बच्चों? देखो ये मरुस्थल है और मरुस्थल में ये समकोण है, समकोण। समकोण पे जो टीले बनते हैं ना, तीव्र ढाल वाले, ये देखो ये ढाल तो धीमा है और ये ढाल तीव्र है, तेज ढाल और धीमा ढाल। यानी एक ढाल तो है नतोदर और एक है उन्नतोदर। ये तीव्र ढाल और मंद ढाल वाले रेत के टीले। इनकी आकृति कैसी है? अर्ध चंद्राकार है। तो मरुस्थल में अर्धचंद्राकार आकृति के रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं, जिनका एक ढाल धीमा है और एक ढाल क्या है? तेज है। ठीक है भाई। ये अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं और 200 मीटर की लंबाई में फैले होते हैं, बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं ये भी, बरखान। तो मरुस्थल में असमान भुजाओं वाले रेत के टीले जिनका एक ढाल तो होता है नतोदर और एक होता है उन्नतोदर, और टीलों का जो प्रवाह होगा उस पवन का वो समकोण पर होगा। किस पर होगा? समकोण पर। ठीक है भाई। चूरू में एक जिला पड़ता है बालेरी गांव। तो चूरू जिले में बालेरी गांव इन टीलों के लिए बड़ा फेमस है। अनुप्रस्थ बच्चों ये जो टीले हैं समकोण पे बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बरखान। तो बरखान जो टीला किस तरह का टीला है? अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ प्रकार के टीले का नाम क्या है भाई? बरखान। अगला है पैराबोलिक। बच्चों जो बरखान के विपरीत बनते हैं ना वो पैराबोलिक होते हैं। ये पैराबोलिक है, बरखान के विपरीत दिशा में बनते हैं। ये भी अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं और बरखान से आकृति में छोटे होते हैं और विपरीत दिशा में बनते हैं। तो बरखान से विपरीत दिशा में बनने वाले जो रेत के टीले होंगे ना, जो आकार में थोड़े छोटे भी होंगे और बरखान से विपरीत दिशा में बनेंगे, अर्धचंद्राकार होंगे, वो पैराबोलिक कहलाते हैं। सीप बच्चों ये भी अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं और बरखान के रूप में विकसित होते हैं। ये इनकी आकृति ऐसी होगी जैसे मान लो ये तो हो गया बरखान, वो पैराबोलिक, ये ऐसे हो गया। इसका ज्यादा ही अपर्दन हो गया, ये ज्यादा ही कुछ अर्धचंद्राकार है। तो सीप जो है ना वो बरखान का जब ज्यादा अपर्दन हो जाए, पैराबोलिक का ज्यादा अपर्दन हो जाए, पैराबोलिक का, तो पैराबोलिक का जब ज्यादा अपर्दन हो जाए तो कौन सी बनते हैं? सीप बनते हैं। सीप कौन से बनते हैं? सीप। कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर, जोधपुर और फलौदी में मिलते हैं सीप।
जब पैराबोलिक का ज्यादा अपवर्तन हो जाए, पैराबोलिक का जब ज्यादा अपवर्तन हो जाए तो कैसे बनते हैं, सीप बनते हैं, सीप। ठीक है, देखो बरखान, पैराबोलिक और सीप तीनों ही अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं तीनों, तीनों ही अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। बच्चों इस तरह से हमने बहुत सारे यहाँ पर रेत के टीले देखे हैं, उनका अध्ययन भी एक क्रमबद्ध तरीके से हमने किया कि किस तरह से रेत के टीले देखने को हमको मिलेंगे। ठीक है भाई। एक बार आपको इसको कोशिश करता हूं दिखाने की। देखो बच्चों, इसी चित्र में बता देता हूं मैं आपको। इसी चित्र में आप देख लो, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र में आप देख लो, ये जो रेत का टीला है, इस टीले के ऊपर जो लहर दिख रही है, लहर, इस लहर को हम बोलेंगे उर्मिका। क्या कहेंगे इसको हम, उर्मिका। तो मरुस्थल में जो रेत के टीले हैं, इन रेत के टीलों के ऊपर जो ये लहर फैली हुई है, लहर, इस लहर को कहते हैं उर्मिका। ठीक है, तो मरुस्थल में फैले रेत के टीलों के ऊपर जो लहरदार आकृति बनती है ना, ये कहलाती है क्या, उर्मिका कहलाती है। देखो ये बरखान है, बरखान वाला देख लो, ये बरखान दिख जाएगा आपको, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति वाला रेत का टीला का एक ढाल तो कैसा है, धीमा, और एक कैसा है, तीव्र, और आकृति कैसी बनती है, अर्धचंद्राकार। अब इसी को ज्यादा काट दो, थोड़ा और काट दो, देखो इस अपवर्तन को और कर दो थोड़ा सा, बरखान, पैराबोलिक, सीप, बरखान, पैराबोलिक और सीप, जैसे जैसे अपवर्तन होगा ज्यादा, वैसे वैसे इसकी आकृति बढ़ती जाएगी। इसको देखो, ये दिख जाएगा आप, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स दिखे होंगे जरूर। देखो ये बरखान है, इसमें देखो आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार। इसके बगल में कौन सा है, ये है लाइनर,
लाइनर में देखो आपको दिख रहा होगा आराम से, सीधी रेखाओं के रूप में है, ठीक है। हवा बिल्कुल कैसे जाएगी, सीधी जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो ये तो लाइनर हो गया, ये अर्धचंद्राकार हो गया, ये बरखान हो गया, ये पैराबोलिक। देखो अब गौर से देखना, दोनों में तुलना करना। ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अगर थोड़ा सा फॉन्ट ना फटेगा, दिख रहा है तो सही है। हाँ देखो जरा, इसमें अपर्दन थोड़ा ज्यादा है, यानी ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिख ही नहीं रहा, और इसमें अपर्दन थोड़ा कम है। ये भी अर्धचंद्राकार है और ये भी अर्धचंद्राकार है। अंतर इसका है कि इसका अपर्दन इतना नहीं हुआ, इसका अपर्दन ज्यादा हो गया। तो पैराबोलिक जो है वो इससे ज्यादा अपर्दित होते हैं, इनकी मिट्टी ज्यादा कट जाती है। स्टार देखो, स्टार, ये जो पहाड़ है इसके चारों तरफ लाइनिंग जा रही है, ये जो टीला है इसके टीला की इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, इस टीले की इधर चारों तरफ जा रही है। तो ये कौन से हो गए, स्टार सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है। और ट्रांसवर्जन सैंड ड्यून्स यानी जो लहरदार आकृति के होंगे ना, जो स्थानांतरित होते रहेंगे, वो वाले हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों इस तरह से हम आराम से इस चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सैंड ड्यून्स को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की आपको, जिससे आपको समझ में आए किस तरह से सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे। आगे चलें, अनुदैर्ध्य बच्चों, वायु के प्रवाह के जो समांतर होते हैं ना, जैसे रेखीय बालू का स्तूप, लाइनर, अभी आपने देखा था लाइनर वाला, तो लाइनर सैंड ड्यून्स जो है, देखो जब हवा बिल्कुल पैरेलल चले, ये रेत का टीला और हवा इसके बिल्कुल समांतर चले, ये रेत का टीला और हवा बिल्कुल इसके पैरेलल चले ऐसे, तो ये तो होगा लाइनर। और ये रेत का टीला और हवा इसके यूं चले समकोण पे, ये होगा अनुप्रस्थ। ये वाला तो होगा अनुप्रस्थ, इसको काटेगी हवा, रोकेगी, और ये होगा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, इसमें पैरेलल चल रही है समांतर, इसमें समकोण पे काट रही है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रेत का टीला कौन सा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा रेत का टीला कौन सा है, बरखान। सर्वाधिक रेत के टीले कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में, याद कर लेना, सबसे ज्यादा रेत के टीले कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में। मरुस्थल में जीव जंतुओं के लिए बनाए गए पानी के कुंड गजलर कहलाते हैं। तो गजलर क्या है, जीव जंतुओं के लिए बनाए गए पानी के कुंड है गजलर। सबसे ज्यादा रेत के टीले कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे। सबसे बड़ा बड़ा रेत का टीला कौन सा है, बरखान। सर्वाधिक मात्रा में रेत के टीले कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं पैराबोलिक वाले, पैराबोलिक सबसे ज्यादा मिलते हैं। मिलते कहाँ है, जैसलमेर साइड में, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी। नीहड़ क्या होता है बच्चों, नीहड़, तो प्राचीन काल में जो समुद्र था ना, वो समुद्र हमारे बाड़मेर और जालौर तक फैला हुआ था। तो जहां पर समुद्र हुआ करता था राजस्थान में, उसे नीहड़ कहते थे, पीवड़ा। मरुस्थल में पाए जाने वाला एक सांप है जो हवा में विष छोड़ देता है, काटता नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं पीवड़ा सांप। सीफ, कटे हुए रेत के टीलों की श्रृंखलाओं को सीफ कहते हैं। जो रेत के टीले कटे हुए होते हैं ना बीच बीच में से, लगातार नहीं होते, वो सीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीफ। बच्चों ये हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, अब हम आगे अर्धशुष्क मरुस्थल पर। कौन से मरुस्थल पर, अर्धशुष्क मरुस्थल पर। यह 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का भाग है। अर्धशुष्क मरुस्थल मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, पहले वाले चित्र में बता दिया है। ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का भाग है, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से बताए थे ना, घग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौर, उच्च भूमि और लूणी। ये देखो, ये है बच्चों घग्गर नदी का वितरण। यहाँ पर ये नदी जा रही है, घग्गर नदी, ये वाली, ये हो गई घग्गर नदी। और ये नदी 2 जिलों से जा रही है, एक तो हनुमानगढ़ से आ रही है, गंगानगर से। और गंगानगर में एक छोटा सा जिला बना था कुछ समय के लिए, अनूपगढ़, वहां से भी जा रही है। मैं दर्शा दिया, क्यों दर्शा दिया, इसलिए जिससे आपको ये याद हो कि घग्गर नदी का अंतिम स्थान कौन है, अनूपगढ़। घग्गर नदी एंट्री कहां से करती है, एंट्री करती है हनुमानगढ़ से, ठीक है बच्चों। इसी हनुमानगढ़ में कपास अनुसंधान केंद्र है, गेहूं अनुसंधान केंद्र है, कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल की सभ्यता है, ठीक है, पीलीबंगा सभ्यता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बच्चों। यहाँ पर बाढ़ आती है, इसलिए इसे राजस्थान का खादर प्रदेश कहते हैं, खादर। तो राजस्थान का खादर प्रदेश कहलाता है, तो किधर ये एरिया में बाढ़ आती है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी है,
गागरोन का दुर्ग, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग गागरोन का दुर्ग भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुआ है ना। केंद्रीय कृषि फार्म भी यहीं पर है, घग्गर नदी किनारे। इसको बच्चों तुअर या मोरम प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज्यादा फल यहाँ उत्पादन होते हैं, खेती भी ज्यादा होती है। राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है घग्गर बेसिन में, और केंद्रीय कृषि फार्म भी है। यह बच्चों उपजाऊ रेतीली मिट्टी मिलती है, ठीक है। और इस उपजाऊ रेतीली मिट्टी के क्षेत्र को कहते हैं काठी या बग्गी। क्या कहते हैं? काठी या बग्गी कहते हैं। यह सर्वाधिक नहरों से सिंचाई भी होती है बच्चों। इंदिरा गांधी नहर, उसकी जो लिफ्ट नहर है ना, गंग नहर और उसकी लिफ्ट नहर है, उनसे सिंचाई होती है। और घग्गर बेसिन अर्धशुष्क मरुस्थल का सबसे उत्तरी भाग है, ये बता ही दिया मैंने। तो अर्धशुष्क मरुस्थल की जो 4 भाग हैं, इन चारों में सबसे उत्तरी भाग घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी और लूणी। अबे शेखावाटी प्रदेश, कौन सा प्रदेश? शेखावाटी। यह अर्धशुष्क मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। कैसे? जरा चित्र बनाता हूं, चित्र में समझ में आएगा आप। राजस्थान हो गया, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया, तो ये एरिया कौन सा है भाई? ये एरिया है अपना शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश, कौन सा प्रदेश कहते हैं इसको? शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है बच्चों? ये चूरू, झुंझुनू, सीकर ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो अर्धशुष्क मरुस्थल के उत्तर और पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। और ये सीकर, झुंझुनू, चूरू इन जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ शेखावत राजपूतों ने शासन किया था, इसलिए शेखावटी कहलाया। यहाँ पर बच्चों मिट्टी कौन सी मिलती है? भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है, मोस्ट लगा लेना। तो भूरी रेतीली मिट्टी देखने को मिलेगी। इस मिट्टी को सिरोजम कहते हैं, सिरोजम, भूरी रेतीली मिट्टी, सिरोजम। अब देखो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। एक नदी बहती है इस शेखावाटी में, इस नदी का नाम है कांतली। कांतली नदी सीकर में निकलती है नीम के थाने से। इसी नदी किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इस सभ्यता को, जो नीम का थाना सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता शेखावाटी में। बच्चों जहाँ ये नदी बहती है ना शेखावाटी में, उस एरिया को कहते हैं तोरावाटी। कौन सा एरिया? तोरावाटी। इसी के पास झुंझुनू में सभ्यता है सुनारी। कौन सभ्यता मिल रही है बच्चों? सुनारी। सुनारी की सभ्यता इधर है, गणेश्वर सभ्यता इधर है, तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं इस एरिया को जहाँ घग्गर कांतली नदी बहती है। यहीं पर बच्चों एक पर्वत है लोहारगल पर्वत, जो कि मैंने आपको अरावली में पढ़ा दिया है, ठीक है। 1051 मीटर ऊंचा। हर्ष की पहाड़ी भी यही है बच्चों, हर्ष की पहाड़ी यहाँ है, और हर्षनाथ पर्वत अलवर में, और रघुनाथगढ़ भी यही है सीकर में, ठीक है। बच्चों यहाँ पर है ना पहले बाढ़ आती थी, अब नहीं आती, अतः इसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। यहाँ पर मुख्य फसल चना होती है, चूरू में ज्यादा होती है चना, तो चना होगा। यहाँ पर पहले बाढ़ आती थी, अब बाढ़ नहीं आती, तो ये बाढ़ से प्रभावित नहीं है, ये बांगर प्रदेश है। तो शेखावाटी का क्षेत्र कैसा कहलाता है? बांगर। बांगर या बांगड़ एक ही बात है, बांगर या बांगड़ प्रदेश, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बच्चों नागौरी उच्च भूमि, कौन सी भूमि? नागौरी उच्च भूमि। यह अर्धशुष्क मरुस्थल का मध्यवर्ती भाग है, यह नागौर और डीडवाना में है। इस क्षेत्र में लवणता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लवणता। यह सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मिलती है बच्चों, तो डीडवाना कुचामण मिलेगी। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें यहीं पर हैं, सबसे ज्यादा लवणता भी यहीं देखने को मिलेगी। तो लवणता भी बहुत है इधर, खारे पानी की झीलें भी बहुत है इधर इस एरिया में। यहाँ पर बच्चों जो पानी है ना, उसमें फ्लोराइड इतना है कि उसमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे पीठ पर कुबड़ निकल आते हैं। तो कुबड़ पट्टी बांका पट्टी है इस एरिया को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी बांका पट्टी, नागौरी उच्च भूमि को मोस्ट लगा लेना।
कि कुबड़ पट्टी बांका पट्टी का संबंध किससे है? नागौरी उच्च भूमि से। यहाँ पर बच्चों टीडवाना से मकराना के बीच का भाग है ये। खेती तो बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। व्यवसाय कौन सा होता है यहाँ पर? मार्बल का व्यवसाय ज्यादा होता है इस नागौरी उच्च भूमि में। लूनी नदी का बेसिन, ये बच्चों अर्ध शुष्क मरुस्थल का दक्षिणी भाग है। ये जो अपना राजस्थान है ना, इस राजस्थान में जो ये वाला भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल का ये वाला भाग है दक्षिण। इसको कहते हैं लूनी नदी बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का दक्षिणी भाग कहलाता है लूनी बेसिन। कौन सा भाग कहलाता है? दक्षिण वाला भाग। क्या कहलाता है? लूनी बेसिन। यह पाली, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर जिलों में मिलता है। यहाँ बाजरे की खेती होती है बच्चों। यह मुख्य, यहाँ पर मुख्य नदी लूनी है। लूनी नदी क्या कहते हैं पता है? मारवाड़ गंगा कहते हैं लूनी नदी को। कहते हैं मारवाड़ की गंगा। और इस बेसिन का उत्तरी भाग, जैसे मान लो ये नदी है, ये बेसिन है, ये लूनी बेसिन है, तो लूनी बेसिन का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग, ये तो कहलाता है थली, तो ये दक्षिणी भाग कहलाता है तली। क्या कहलाता है? तली। थली और तली ये दोनों देखने को मिलेगा। मरुस्थल का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ध्यान रखना, मरुस्थल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? डोरा पर्वत है, जालौर में। तो मरुस्थल का सबसे ऊंचा पर्वत डोरा पर्वत है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? लूनी बेसिन को। तो लूनी बेसिन का उत्तरी भाग तली और दक्षिणी भाग थली और तली कहलाएगा। गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं इस प्रदेश को। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़। तो बच्चों इसी के साथ हमने ये सारी बातें यहाँ पर पढ़ ली हैं। और बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट के लिए शानदार बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, और इसी के साथ सीईटी का बैच भी लेकर आए हैं। तो मैंने फुल डिटेल के साथ और रैपिड फायर राउंड में बच्चों ये पूरी क्लास कंप्लीट की है, और इस क्लास में आपको पूरा मरुस्थल डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये रैपिड फायर राउंड में इस क्लास को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक में क्या स्थिति नजर आती है। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।